रीमा की शादी एक अच्छे खासे परिवार में हो जाती है। सब कुछ उसके घर में ठीक ही चलता था, लेकिन रीमा की एक आदत से उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और वो आदत ये थी कि रीमा हर बात पे सेल्फी लिया करती थी। उसको सेल्फी लेने का पागलपन बहुत ज्यादा रहता था। जो भी कोई काम करती, जहाँ कहीं भी जाती, तो सबसे पहले सेल्फी लिया करती थी। उसके इस आदत से सारे लोग बहुत ज्यादा तंग हो जाते थे, लेकिन रीमा को अपनी सेल्फी से ही प्यार था। लोग चाहे कुछ भी क्यों न कहे, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था। एक बार की बात है कि रीमा की सास कावेरी उनके घर की रसोई घर में खाना बना रही थी। रीमा वहाँ पहुँच जाती है और अपने मोबाइल में अपनी सास के साथ एक सेल्फी लेती है, जिसको देखकर उसकी सास कावेरी उससे कहने लगती है, अरे सत्यानाश हो तेरी सेल्फी का। अब ये सेल्फी लेते बैठने के बजाय घर का कुछ काम काज भी तो कर ले। अब तू छोटी बच्ची नहीं है कि ऐसे ही अपना फोन पकड़कर घूमती रहेगी। अब तू एक घर की बहू बन चुकी है। काम नहीं सीखेगी तो लोगों का और परिवार का ख्याल कैसे रखेगी? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो लोग हम पर हंसेंगे। ओफो सासू माँ, आप कहाँ से कहाँ ले जा रही है बात को। ये सब आजकल का तो फैशन है सासू माँ। आजकल के दिनों में तो ये सब मामूली सी बात है यार। आप इतना ज्यादा मत सोचिए। इस तरह रीमा सास को ही भला बुरा कह देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बहू का ये जवाब सुनकर कावेरी की कुछ समझ नहीं आया था कि उसको पलट के क्या जवाब दे। ऐसे ही वो खड़ी हो जाती है। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। कुछ समय बाद रीमा के इस सेल्फी के पागलपन की वजह से उसके पति प्रसाद को भी बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। एक दिन की बात है कि रीमा का पति प्रसाद सुबह सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और इधर रीमा सुबह सुबह उठते ही अपनी मॉर्निंग सेल्फी के नाम से सेल्फी लेने में बिजी हो गई थी, जिसको देखकर प्रसाद थोड़ा सा चिढ़ने लगता है, क्योंकि पत्नी का तो कर्तव्य होता है कि अपनी पति के लिए कुछ करे, नाश्ता चाय कॉफी उसको दे। लेकिन उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करती थी, जिसको देखकर प्रसाद बहुत गुस्सा होता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, रीमा, और कब तक ये सब ऐसा ही चलता रहेगा? तुम्हारा फोन और तुम्हारी सेल्फी, इसके बिना तुम्हें कुछ नजर आता है कि भी नहीं? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ रीमा। तुम्हें कम से कम ये भी याद नहीं कि सुबह उठकर मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे लिए चाय बनानी होगी और मेरे लिए नाश्ता भी बनाना होगा। लेकिन इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। पता नहीं तुम कब सुधरोगी रीमा। मुझे तो लगता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। ये सारी बातें कहकर प्रसाद ऑफिस के लिए चला जाता है। पति के इतनी सारी बातें कहने के बाद भी रीमा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो दोबारा अपने सेल्फी में बिजी हो जाती है और इधर प्रसाद ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन प्रसाद को देखकर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि प्रसाद बहुत परेशान है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। प्रसाद का ये चेहरा देखकर उसका एक खास दोस्त उससे पूछने लगता है, यार प्रसाद, क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है यार? और तूने खाने का डिब्बा भी तो नहीं लाया? अरे क्या बात है यार? भाभी जी की तबीयत कुछ खराब है क्या? या फिर कुछ और समस्या हो गई है? कुछ तो बता, आखिर बात क्या है? अच्छा, तेरे घर का मामला होगा ना? ठीक है यार, अगर बताना तुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ज्यादा फोर्स भी नहीं करूंगा, तेरी मर्जी। अरे यार बस कर, और कितनी बातें कहेगा? वैसे तेरे सिवा मेरा दोस्त है ही कौन जिससे मैं अपनी सारी बातें बांट सकूंगा? बात कुछ नहीं है यार, हमेशा से ही एक ही परेशानी का सामना करता हूँ, और वो मेरी पत्नी की सेल्फी की दीवानगी है। घर में बहुत समस्याएं आ रही है यार, लेकिन वो अपनी आदत को छोड़ ही नहीं रही है। और आज भी इसी की वजह से मैं खाना नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी तो रोज की तरह अपनी सेल्फी में बिजी थी। उसकी इस बुरी आदत को मैं कैसे दूर करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अब मैं क्या करूं? अपने दोस्त का ये सवाल सुनकर प्रसाद अपनी पूरी जिंदगी के बारे में उसके दोस्त से बता देता है। प्रसाद का दोस्त सारी बात सुनकर उससे कहता है कि अरे मेरे दोस्त, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा वक्त अपनी पत्नी को देकर देख, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैसे वैसे ही इंसान की सोच भी बदल जाएगी और तेरे पत्नी की ये सेल्फी की दीवानगी भी जरूर कम हो जाएगी। इस तरह से वो अपने दोस्त को हिम्मत देता है, जिसकी बातों को सुनकर प्रसाद भी अपने आप में थोड़ा सा शांति महसूस करता है। कुछ और समय ऐसे ही गुजर गया था। अब रीमा के यहाँ एक बेटा भी पैदा हो गया था। कहने के लिए रीमा की जिंदगी बदल तो रही थी, लेकिन उसकी सेल्फी का ये पागलपन तो बंद ही नहीं होता था। वक्त जैसे जैसे बढ़ता था, उसकी सेल्फी की दीवानगी भी वैसे वैसे ही बढ़ती गई। लेकिन प्रसाद हमेशा इसी सोच में रहता था कि किसी भी तरह अपने पत्नी की ये सेल्फी की दीवानगी को वो बंद करके रहेगा। बहुत सारे मौके तो ढूंढता था, लेकिन प्रसाद को कभी कोई अच्छा मौका नहीं मिलता था। एक बार प्रसाद ने सोचा कि अगर उसके पत्नी के पास फोन ही नहीं रहेगा तो ये सेल्फी का दीवानापन भी अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरे परेशानी का हल ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय तक तो फोन के बिना कोई रह नहीं सकता, क्योंकि वो एक जरूरी चीज भी है। ये सोचकर अब वो सोचने लगा कि मुझे कोई अच्छा सा मौका मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी को सबक सिखा कर रहूंगा, क्योंकि उसको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे वो खुद जिंदगी को पहचाने और उसकी जिम्मेदारी खुद निभाए। एक बार की बात है कि रीमा अपने 2 साल के बच्चे को लेकर बाजार चली जाती है ताकि घर का कुछ सामान खरीद कर लाए। बाजार जाने के बाद सामान का लिस्ट जो था वो दुकान वाले को दे देती है। दुकानदार सामान बांध रहा था। उसने सोचा कि इस दौरान वो अपने बेटे के साथ सेल्फी लेगी। कहने के लिए छोटा सा बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको अपने पास में ही खड़ा करके रीमा सेल्फी लेने में बिजी हो गई थी। रीमा को घर से जाता देखकर प्रसाद उसका पीछा करने लगता है और देखता है दुकान के पास खड़ी होकर रीमा अपना सेल्फी ले रही है। प्रसाद ने सोचा कि यही सही मौका है और मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा। चुपके से जाकर अपने छोटे से बच्चे को वहाँ से उठा लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बच्चे को ले जाकर अपने दोस्त के घर में छिपा देता है और घर जाकर ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसको कुछ पता नहीं था। कुछ समय बाद दुकानदार सारा सामान पैक कर देता है और फिर रीमा भी ये सोचती है कि अब तो बहुत समय हो गया है, घर का सारा सामान लेकर घर पहुंचना है। ये सोचकर अपने बेटे को गोदी में उठाने के लिए देखती है। फिर क्या होना था, देखते ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उसके पास नहीं था। बहुत ही घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसका 2 साल का बच्चा कहीं नजर नहीं आता, जिससे बहुत ज्यादा परेशान होकर रीमा अपने पति प्रसाद को फोन लगाती है। ये जी, आप कहाँ हो? जल्दी से बाजार आ जाइए, हमारा बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने तो उसको अपने पास ही खड़ा किया रखा था, लेकिन अब देखा कि बच्चा यहाँ नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। इस तरह रोती हुई, चीखती चिल्लाती हुई प्रसाद से सारी बात बता देती है और उसकी बात सुनकर प्रसाद भी बहुत ही परेशान होकर वहाँ पहुँचने का नाटक करता है। कहने के लिए तो ये सारा किया धरा प्रसाद का ही था। फिर दोनों मिलकर बहुत देर तक बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब कर भी कुछ नहीं सकते थे, जिससे मजबूर होकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। उन लोगों को घर में वापस आता देखकर कावेरी जोर जोर से कहने लगती है, क्या हुआ? बच्चा कहीं मिला क्या? कहाँ है मेरा पोता? मुझे मेरा पोता चाहिए। बेड़ा गर्क हो तेरे इस सेल्फी का। तेरे इसी सेल्फी के पागलपन के कारण आज मेरा प्यारा सा पोता हमसे दूर हो गया है। पता नहीं कैसा होगा, कहाँ होगा। गलत लोगों के हाथों में गया या फिर अच्छे लोगों के हाथों में है, कम से कम ये भी नहीं पता। और तो और मैं मेरे पोते को दोबारा देख पाऊंगी भी या नहीं, ये तो सोच सोच कर ही मेरी जान चली जा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पोते की रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। देखा तुमने, हम लोगों ने तुम्हें कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती थी। तुम्हारे लिए तो अपनी सेल्फी से बढ़कर कुछ नहीं था, और आज तुम्हारी इसी सेल्फी के कारण हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया है। अब जी लो अपनी जिंदगी, अब लो अपनी 1000 सेल्फियां, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए कम से कम छोटा सा बच्चा भी तो नहीं है ना। अब तुम अपनी मर्जी की मालकिन हो। जाओ, लो अभी सेल्फी।
इस तरह परिवार के सारे लोग उसको बहुत कुछ सुना देते हैं। उनकी सारी बातें सुनकर रीमा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन बेचारी मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मरे हुए सांप को और कितना मारेंगे, बस कीजिए, मेरे बच्चे के बिना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये जी, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पास वापस ला कर दे दो। जैसे सासू माँ ने कहा था, अगर हमारा बच्चा किसी गलत हाथों में चला गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बच्चा मुझे ला कर दो, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में कभी सेल्फी नहीं लूंगी। इस तरह रोती हुई अपने पति से ये सारी बात कहती है। कहने के लिए तो प्रसाद का मन रीमा की ये हालत देखकर पिघल जाता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि कुछ और समय इसका ये डर ऐसे ही जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर इतना नहीं डरेगी तो दोबारा से वही गलती फिर से करेगी। लेकिन इधर रीमा बहुत ज्यादा परेशान होती है। अपने 2 साल के मासूम से बच्चे को बार बार याद करके रोने लगती है। उसने न कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। सारी रात वो सो नहीं पाई थी। उनके घर के मंदिर में चली जाती है और बैठकर भगवान के सामने पूजा करने लगती है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो। मेरे पति और मेरे सास हमेशा मुझे रोका करते थे, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानती थी, और आज मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा मुझसे खो गया है। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी भगवान। ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आएगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लौटा दो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ भगवान, आज के बाद मैं कभी कोई सेल्फी नहीं लूंगी। इस तरह पूरी रात रीमा भगवान के पास ही बैठी रही। पूरी रात भगवान की पूजा करती रही। रीमा की ये हालत देखकर प्रसाद को अब विश्वास हो जाता है कि रीमा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इसको ऐसे सताना और डराना ठीक बात नहीं है। ये सोचकर सुबह जैसे ही हुई थी वैसे ही जाकर वो अपने बेटे को लेकर आता है और रीमा के आगे खड़ा हो जाता है। छोटे से बच्चे को पति के हाथ में देखते ही रीमा की तो आंखें भर आई थी। बिना देर किए भागी हुई चली आती है और प्रसाद के हाथों से बच्चे को छीन लेती है, अपने गले लगाती है और उसको चूमने लगती है। बहुत जोर से रोने लगती है। तब से वो ये ठान लेती है कि आज के बाद मैं सेल्फी का पागलपन पूरी तरह से छोड़ दूंगी। ये सोचकर अब रीमा बिल्कुल सेल्फी नहीं लेती थी। उसका पूरा ध्यान अपने परिवार के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर ही रहा करता था, जिससे वो खुद भी खुश रहती थी और पूरा परिवार भी उसके इस बदलाव से बहुत ज्यादा खुश रहता था। स्वप्ना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। स्वप्ना बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसका हमेशा से ही मन रहता था कि पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन स्वप्ना के माता पिता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि अब लड़की बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी करके भेज देना है। ऐसा ही सोचकर वो एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर स्वप्ना की शादी करवा देते हैं। कहने के लिए स्वप्ना का ससुराल बहुत ही अच्छा था, लेकिन स्वप्ना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो। ऐसे ही शादी हो जाती है और कुछ दिन भी गुजर जाते हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए स्वप्ना ने एक बार अपने पति रवि से जाकर बात करी थी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ये शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी थी। मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालो। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आपको देख रही हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मेरे मन की बात कहूँ। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया और आपके साथ मेरी शादी हो गई। ये सारी बात मैं आपको बस इसीलिए बता रही हूँ, शायद आप मुझे समझ सको, लेकिन आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको देखकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात समझोगे।
अच्छा, तो तुम ऐसे ख्याल की लड़की हो, इसमें गलत ही क्या है। और हाँ, मैं तुम्हारी बात से नाराज या खफा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी जिंदगी उसकी खुशी के मुताबिक जीने का पूरा हक है। मैं समझ गया, अब तुम कोई काम करना चाहती हो, यही तुम्हारी इच्छा है ना। अरे लेकिन इसमें गलत ही क्या है। जो तुम्हें समझ में आएगा और जो तुम्हें पसंद आएगा वही करो। और हाँ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी है निश्चिंत होकर कह दो, ठीक है। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं कोई नौकरी करना चाहूंगी, क्योंकि यह हमेशा से ही मेरा सपना था। लेकिन आपको अगर पसंद नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। समझ जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में बस यही लिखा है और मैं ऐसे ही रह लूंगी। ठीक है स्वप्ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना स्वप्ना, तुम्हारी काम की वजह से मेरी माँ को कभी कोई दुख न पहुंचे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पालना पोसना और मेरा पढ़ाई करना, मुझे इस मुकाम पर लाना, ये सब कुछ सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आज कहीं का नहीं बचता। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि मेरी माँ इस घर में अकेली है। जैसे ही तुम आ जाओगी उनका पूरा ख्याल रखना, कभी इस बात में कोई कमी ना हो। नहीं नहीं, आप इस बात को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद मत रहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा कौन कौन सा काम है और मुझे काम किस तरह से करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और माँ जी का भी पूरा ख्याल रखूंगी। घर का सारा काम निपटाने के बाद ही मैं ऑफिस जाकर अपना काम करूंगी। मेरा यकीन कीजिए, आपको कुछ कहने का मौका मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। पति से ये सारी बात कहने के बाद स्वप्ना को जैसा उसने सोचा था वैसे ही एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। जैसा कि पति से उसने कहा था वैसे ही घर का सारा काम खत्म करती है और उसके सास की भी जो जो जरूरत होती थी वो सारी की सारी पूरी कर देती है और फिर ऑफिस जाना शुरू करती है। कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो घर के सारे काम भी करती थी और ऑफिस जाकर अपना काम भी निपटाया करती थी। एक दिन की बात है कि अपना काम खत्म करके स्वप्ना घर वापस आने ही वाली थी कि तभी उसकी एक सहेली रेनू उसको रोक लेती है और कहती है, अरे स्वप्ना, तुम जा रही हो? अरे यार रुक जाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है। अगर तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्वप्ना रुक जाओ ना यार, कुछ ही देर की तो बात है। रेनू की ये बात कहते ही स्वप्ना भी कह देती है कि वो उन लोगों के साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि उसकी सास उसके घर में अकेली है। स्वप्ना के साथ काम करने वाले सभी लोग रेनू के साथ ही जो रेनू कहती है वैसा ही वो सारे लोग कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए वो उन लोगों के साथ रुक जाए। बस एक ही दिन की तो बात है, रोजाना ऐसे थोड़ी ना लेट से घर पहुंचोगी। ये बात सुनकर सारे लोग जबरदस्ती भी कर रहे हैं, ये सोचकर स्वप्ना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिससे उसको घर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है। बेटी स्वप्ना, क्या हुआ? आज बहुत देर हो गई घर पहुंचने में। क्या हुआ बेटी? ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था क्या, या फिर आने में बस नहीं मिली जिससे देर हो गया? नहीं माँ जी, दरअसल बात ये है कि मेरे ऑफिस में एक कोलीग है, आज उसका जन्मदिन है, बस इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे घर जाना है, लेकिन सारे लोग मिलकर बहुत जबरदस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैं भी रह गई थी। लेकिन माँ जी, आज के बाद फिर से ऐसी देरी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बेटी, कोई बात नहीं, एक दिन ही की तो बात है ना, कोई बात नहीं, कभी कभार जल्दी या देरी हो जाती है। अच्छा बेटी, मुझे ना जल्दी से थोड़ा खाना लगा दे, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी तो लेनी है ना। उसके सास की ये बात सुनते ही संध्या भागी भागी जाती है रसोई घर से और फिर उसको खाना लाकर दे देती है। कुछ समय सब कुछ ठीक ठाक फिर से चलने लगा। फिर एक बार की बात है कि स्वप्ना के ऑफिस में एक और लड़की का शादी का दिन था, जिससे वो लड़की उसके पास आती है और स्वप्ना से कहती है, स्वप्ना, आज मेरे मैरिज एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि तू भी हमारे साथ हमारे घर पर डिनर के लिए चले। सारे लोगों को मैंने इनवाइट कर लिया है, अब मना मत करना यार। अगर तुम नहीं आओगी
तो मुझे बुरा लगेगा। सॉरी संध्या, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि घर में मेरी सास अकेली है ना। अब माँ जी का ख्याल मुझे ही तो रखना है, क्योंकि उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। घर जल्दी नहीं जाऊंगी तो उनको खाना वक्त पर नहीं मिलेगा। अरे यार, तू भी ना हमेशा छोटे बच्चों की तरह ऐसे डरती क्या रहती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी अच्छी जॉब करती हो, इतना पैसा कमाती हो यार, और ऑफिस में भी तुम्हारी कितनी इज्जत है, लेकिन फिर भी इतना डरती हो। अब सास से डरने का थोड़ी ना ये जमाना है, डरना भी बंद कर दे। संध्या की ये बात सुनते ही ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसको देखकर स्वप्ना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसको वहाँ थोड़ी सी बेइज्जती से महसूस होने लगती है। अब सारे लोगों के सामने वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, इसलिए स्वप्ना सारे लोगों के साथ मिलकर उस शाम पार्टी में चली जाती है। अब धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ता गया और उसके दोस्त और उसके व्यवहार भी बढ़ते गए, जिससे एक दिन कोई शॉपिंग पे बुलाता, तो कोई पार्टी पे, तो कोई किसी फंक्शन पे। इस तरह रोजाना स्वप्ना घर पहुंचने के लिए देर ही हो जाया करती थी। घर में सास बहुत परेशान होती उसका इंतजार करती थी। पूछने पर यह बताती थी कि अब मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ, कोई किसी चीज के लिए बुलाता है तो कोई किसी काम के लिए बुलाता है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों के साथ मैं भी तो वहाँ काम करती हूँ। ये जवाब पाकर कावेरी बेचारी कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप ऐसे ही रह जाया करती थी। एक बार की बात है कि कावेरी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन घर पे स्वप्ना नहीं थी, जिससे कुछ काम करने के लिए कावेरी उसके घर के रसोई घर में पहुंच जाती है। वो कुछ काम कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा भी घर पहुंच जाता है। रवि घर आकर देखता है कि उसकी माँ तो रसोई में कुछ कर रही है, जिसको देखकर परेशान होकर कहने लगता है, माँ, माँ, अरे माँ, यहाँ रसोई घर में क्या कर रही हो माँ? स्वप्ना कहाँ है? माँ, क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो माँ? तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी बात उसके बेटे रवि को बता देती है। सारी बात जानने के बाद रवि का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब रवि अपने पत्नी स्वप्ना के घर के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसको देखकर बहुत ही डर जाती है, जैसे कि उसने कोई गलती की हो। तभी रवि उससे कहता है, स्वप्ना, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी माँ का पूरा ख्याल रखोगी, तभी तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का मौका दूंगा। तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि मेरे लिए मेरी माँ बहुत जरूरी है। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ को इतनी तकलीफ पहुंची है स्वप्ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी बात से भी मुकर सकती हो। अब और नहीं स्वप्ना, तुम जैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। तुम माँ को अकेली घर में छोड़कर अपने ऐशो आराम के पीछे भाग रही हो। अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। तुम अब अपने मायके जा सकती हो। रवि की ये सारी बातें सुनने के बाद भी उसकी माँ कावेरी कुछ नहीं कहती है और ना ही रवि को रोकती है। ये सब कुछ देखकर स्वप्ना बहुत ही हैरान रह जाती है। पति की बात सुनकर एक ही बार में उसके होश उड़ जाते हैं। फिर उसको समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। स्वप्ना का पति रवि उस पर बहुत विश्वास करता था, जिसका उसने गलत फायदा उठाया था। ये बात स्वप्ना समझ जाती है और फौरन ही आकर उन लोगों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो कोई भी आकर मुझसे कुछ भी कहता था, मैं सब कुछ मान लेती थी। ये बिल्कुल नहीं सोचती थी कि क्या गलत है और क्या सही। बस जो कोई भी कुछ भी बोलता था, मैं सुन लिया करती थी। इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माफ कर दीजिए माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना और एक आखिरी बार समझकर मुझे एक आखिरी मौका दे देना। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। स्वप्ना इस तरह उन लोगों से माफी मांगने के बाद कावेरी और रवि भी उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि स्वप्ना को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद स्वप्ना भी अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है। ऑफिस में चाहे उसके कान कितने भी क्यों न भरे, लेकिन किसी की बात वो नहीं लेती थी। वो वही करती थी जो उसको ठीक लगता था। इस तरह उसने अपनी जिंदगी फिर से खूबसूरत से बदल ली थी।
अब कावेरी, रवि और स्वप्ना तीनों ही बहुत ही प्यार से मिलकर रहा करते थे। झगड़ालू सास, गर्भवती बहू। गायत्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। गायत्री देवी का एक बेटा और एक बेटी भी थी। उसका बेटा सूरज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेटी इंटर तक पढ़ी हुई थी। बेटी भी इंजीनियरिंग करना तो चाहती थी, लेकिन गायत्री देवी को बेटी का और पढ़ना पसंद नहीं था। इसीलिए किसी तरह समझाकर उसकी बेटी काजल का विवाह करवा देती है और उसी साल उसके बेटे सूरज के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी भी शादी कर देती है। गायत्री देवी की बहू का नाम सुवर्णा था और सुवर्णा डिग्री तक पढ़ चुकी थी। मैडम पोस्ट। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे कौन आया है? अरे सासू माँ, वो पोस्टमैन आया था। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। चिट्ठी किसके पास से आई है? हर रोज अपने माता पिता से बातें तो करती रहती हो, अब ये चिट्ठी किसने भेज दी? वो सासू माँ, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्हीं के पास से चिट्ठी आई है। लिखा है कि इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा मुझे। क्या? जॉब? अब इसकी क्या जरूरत है? मेरा बेटा ठीक ठाक कमा लेता है, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठी रहो। अरे सासू माँ, मैं कब से इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन वो लोग सेलेक्ट किए हुए लोगों को ही इंटरव्यू पे बुलाते हैं। इस बार शायद नसीब बहुत अच्छा था जो कि मुझे मौका मिला है। आजकल के बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैं सूरज से बात कर लूंगी इस बारे में, तुम जाओ अभी। गायत्री देवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहू जाकर कोई काम करे। गायत्री देवी का ये मानना था कि पैसा कमाना या फिर कोई काम करना ये मर्दों का लक्षण होता है, औरतें तो ऐसा नहीं करती। इसीलिए जैसे ही गायत्री देवी का बेटा सूरज घर पहुंचता है, वो ये सारी बात बता देती है और बेटे से ये कहती है कि बहू किसी भी हाल में काम पर नहीं जाएगी और ये उसका फैसला है। सूरज को अपनी माँ की इन पुरानी सोचों से फर्क तो पड़ता था, लेकिन कभी अपनी माँ को वो कोई जवाब नहीं देता था। सुनिए जी, आप एक बार सासू माँ से बात कीजिए ना। मुझे भी जॉब करने का बहुत मन है। मैं इसलिए जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे कुछ कमी है इस घर में। आप मुझे बहुत खुश रखते हैं और मैं इस घर में बहुत खुश भी हूँ, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे उनको तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि उनकी माँ क्या कर सकती है। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे सुवर्णा, जो तुम कह रही हो वो मेरे समझ आ रहा है, लेकिन माँ ये सब कहाँ जानती है। माँ को पसंद नहीं कि उसकी बहू दहलीज पार करे, अनजान लोगों के साथ बैठकर काम करे या उनके साथ खाए पिए। अरे प्लीज ना, तो क्या मैं एक और बार बात करके देखूं सासू माँ से? अरे नहीं सुवर्णा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। माँ जो एक बार कह देती है वो सबको मानना पड़ता है। अगर उनको कुछ कह देंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है ना। हमारी शादी को बहुत साल तो नहीं हो गए ना, बस 4 महीने हुए हैं। वक्त जैसा जैसा बदलता जाएगा वो समझ जाएगी और मैं एक दिन मना लूंगा, ठीक है? ये सब देखकर सुवर्णा के समझ में ये बात आ गई थी कि अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ठीक 2 महीने बाद सुवर्णा माँ बनने वाली थी। सूरज और गायत्री देवी सुवर्णा से बहुत खुश थे और उसका हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा करते थे। सुवर्णा भी बहुत ही खुश थी और ये सोचती थी कि ऐसा पति और ऐसी सास
बहुत ही खुशनसीब लोगों को ही मिलते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन सुवर्णा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। फिर उसकी बेटी को लाकर उसकी सास के गोद में देती है। इस बार भले ही तुमने लड़की को जन्म दिया है, लेकिन अगली बार तो लड़का ही होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सुवर्णा को बुरा लगेगा माँ। सास की कही बातें सुनकर सुवर्णा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन बच्ची के जन्म के बाद उनके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाता है। उसी फंक्शन में गायत्री देवी की भाई की पत्नी भी थी, जिसका नाम विमला था। वो बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहती है, गायत्री देवी की बहू को बेटी हुई है। मुझे 3 बेटियां हुई थी, लेकिन कभी मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और ना ही मुझे कभी दुख हुआ था। जब मैंने गायत्री से कहा कि मेरी किसी एक बेटी को अपनी बहू बना लो, तो गायत्री ने कहा कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारी बेटियों में से किसी को बहू बनाऊंगी तो तुम्हारी तरह उनको भी सारी बेटियां ही हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ, मेरी 3 ही बेटियों को बेटा हुआ है और तुम्हारी बहू को तो बेटी ही हुई है। अरे ओ विमला, क्या बके जा रही हो? अगली बार मेरी बहू को जरूर बेटा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बेटे की एक और शादी करूंगी। अरे हाँ हाँ, कर लो। एक शादी नहीं तो 100 कर लो, इससे हमें क्या लेना देना। अरे हाँ हाँ करूंगी, जितना मेरा मन चाहे उतनी शादियां करूंगी। भाई की पत्नी हो इसीलिए छोड़ रही हूँ, वरना कब का मेरे घर से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देती। हाँ। गायत्री देवी की कही बातें सुनकर विमला अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद जितने भी लोग उस फंक्शन में आए हुए थे, सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन गायत्री देवी का गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था। सुवर्णा और उसकी बच्ची की तरफ देखती हुई कुछ बोले जा रही थी। ये सब देखकर सूरज उसकी माँ को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं समझती थी और हर दिन किसी न किसी बात से कुछ न कुछ कहकर हमेशा सुवर्णा का दिल दुखाती रहती थी। इसी तरह 2 साल गुजर गए थे। सुवर्णा फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन तब तक भी गायत्री देवी में कोई बदलाव नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ कहती हुई सुवर्णा को दुख पहुंचाया ही करती रहती थी। देखो बहू, अगर इस बार बेटे को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा चेहरा मुझे कभी मत बताना। जो लड़की बेटे को नहीं जन्म दे सकती, उसको शादी करने का कोई हक नहीं है। अरे सासू माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तक मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी और बर्दाश्त भी करती थी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे इस बार मुझे बेटा हो या बेटी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दोनों ही एक समान हैं। गायत्री देवी का गुस्सा उसकी बहू पर और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सुवर्णा का ऐसे बोलना, पलटकर जवाब देना गायत्री देवी को बहुत ही बुरा लग गया था, जिसके कारण जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे वो सुवर्णा पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करती थी। सारे काम उसी से करवाया करती थी। ये भी नहीं सोचती थी कि उसकी बहू गर्भवती है, उसको आराम करने की जरूरत है, और सुवर्णा की बेटी से भी बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। हमेशा उस पर चिल्लाया करती थी, कभी कभार हाथ भी उठाया करती थी, जिसे देखकर सुवर्णा से रहा नहीं गया और वो एक दिन अपने मायके चली जाती है। लेकिन सूरज उसके पास जाकर पत्नी को समझाता है और फिर वापस लेकर आ जाता है। इस बार सुवर्णा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद भी गायत्री देवी कम से कम अपनी बहू को देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाती है।
हेलो। हेलो माँ। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। बोलो, क्या इस बार भी बेटी ही हुई है? अरे नहीं माँ, इस बार सुवर्णा ने बेटे को जन्म दिया है। अरे बेटा, क्या तुम सच बता रहे हो? तुमने ठीक से देखा तो था ना? अरे हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो खुद आकर देख लीजिए। ये सुनना ही था कि गायत्री देवी फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिएगा।